आज का जो यंग ECCA CU स्टूडेंट है वो प्लान करता है कि यूके US या कनाडा मूव करूंगा। मैं आया था 2018 में और मैं वापस चला गया था। मतलब मैंने नहीं रहना, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था यहाँ मेरी दाल नहीं गलनी। यंग क्वालिफाइड लड़का फर्म से निकलता है और उसकी ज़ाहिर सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। यार उस्ताद, यहाँ जो है ना बड़े बड़े बाप बैठे हैं और तुम बहुत छोटी सी मछली हो। आज के गेस्ट एक ग्लोबल फाइनेंस लीडर हैं, कनाडा CPA FRM प्रोफेशनल, ex PwC और EY, और नॉर्थ अमेरिका से मिडिल ईस्ट तक फाइनेंस, ऑडिट और एडवाइजरी में डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस रखते हैं। कॉर्पोरेट बोर्ड रूम से क्लासरूम्स तक इनकी इनसाइट्स रियल वर्ल्ड स्ट्रेटजी और लीडरशिप का नतीजा है। प्रेजेंटिंग यू उस्मान सादिक। रिस्क लेने की काबिलियत है और कुछ ऐसी एजुकेशन का भी शायद इफेक्ट है अकाउंटेंट्स पे। Accountants are also not good at raising money. I have an idea and how can I raise money? AI अडॉप्शन को कैसे देखते हैं, उसका इफेक्ट अकाउंटेंट्स पे कैसे दिखता है? I think AI adoption के साथ you can become a better leader. कौन सी एक चीज है जिसने आपके कैरियर को सबसे ज्यादा रीशेप किया है? बहुत सारे इवेंट हुए हैं, बट आई थिंक माई मदर्स डेथ वो एक बड़ा इवेंट था, क्योंकि मैं CA इसीलिए कर रहा था कि अम्मी इधर है। फर्म्स यूजुअली लोगों में बहुत बड़ी तब्दीलियां लाती हैं। तो आई रियलाइज कि आई एम नॉट अ गुड कम्युनिकेटर, क्योंकि मैं हमेशा से कभी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में था नहीं। मैं डिबेट शिबेट ये वो कुछ भी नहीं की लाइफ में। कम्युनिकेशन ही एक स्किल रही या और कोई भी स्किल थी जिसने आपको हेल्प करी? नेटवर्किंग। आप किसी से इसलिए ना मिलें कि यार मैं से इसलिए मिल रहा हूँ कि यार कल ये मेरे 2 पैसे का फायदा करा देगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। माशाल्लाह से आपको काम करने का मौका मिला पाकिस्तान में, कनाडा में, मिडिल ईस्ट में और अब USA में भी। तो अगर पीछे देखते हैं अपने कैरियर में तो कौन सी एक चीज़ है जिसने आपके कैरियर को सबसे ज़्यादा रीशेप किया है? आई थिंक हैविंग द राइट फ्रेंड्स कह लें, रीशेप बहुत सारे इवेंट हुए हैं, बट आई थिंक माई मदर्स डेथ वो एक बड़ा इवेंट था, क्योंकि मैं CA इसीलिए कर रहा था कि अम्मी इधर है। अब वो 2008 में मेरी अम्मी की डेथ होगी। अब आपके हाथ में तो कुछ नहीं, तो अल्लाह की मर्जी। तो आई वॉज वेरी लॉस्ट। मैंने यार मैंने किया ही इसीलिए था कि मैं इधर रहूं पेरेंट्स के साथ। अम्मी से मैं बहुत क्लोज था। तो अब आपके हाथ में नहीं, तो यू आर लाइक यार ये तो चीज मेरे कंट्रोल में ही नहीं है ना, तो व्हाई एम आई डूइंग दिस। तो फिर मुझे हुआ कि नहीं, मुझे कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए। तो आई थिंक द डिजायर टू एक्सप्लोर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, यानी मैंने टीचिंग भी की है काफी सर साजिद के पास काफी लंबा अरसा। उससे पहले सर फरजान के एक इंस्टीट्यूट था, ICM में मैंने बहुत पढ़ा है। तो मुझे कहा यार मुझे अब हर चीज एक्सप्लोर करनी है कि इस करियर से या इस काम से दुनिया की मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। मैंने टीचिंग में काफी टाइम गुजारा। फिर मुझे हुआ कि मैंने एक्सटर्नल ऑडिट कर लिया, मुझे इंटरनल ऑडिट सीखना है ये होता क्या है, क्योंकि मेरे फादर इंटरनल ऑडिट में थे। तो मैंने देखता था कि यार वो उसमें ना ज्यादा ऑपरेशंस और मैनेजमेंट और इसकी चीजों का ज्यादा रोल है, तो मैंने ये सीखना है। फिर मैं उससे बोर हो गया। मैंने बोला यार ठीक है इंटरनल ऑडिट तो ठीक है, मगर मैं बोलता ठीक नहीं हूँ शायद। तो मैंने टीचिंग वगैरह मैं करता ही था, तो साथ में फिर सर साजिद वगैरह के साथ वहाँ हमारा एक प्रेजेंटेशन स्किल्स का ICAP का एक मॉड्यूल होता है, तो वो भी किया कि अपने आप को हार्नेस करने के लिए। तो वेरियस इवेंट्स। फिर मेरी शादी हो गई। जब शादी हो गई तो ये हुआ कि लाइफ आपकी चेंज हो जाती है, क्योंकि यू हैव टू मैनेज योर टाइम मच बेटर। तो मैं फोटोग्राफी वगैरह करता था काफी डिटेल में, रात तक अपना बिजनेस भी करता था। तो वो नहीं कर सकता था मैं, क्योंकि टाइम आपके पास जरा सा शॉर्ट होता है, तो आपको जल्दी आना होता है। मेरे पार्टनर जो हुसैन है वो भी फर्गुसन का ही है, फहद एक और है वो ज़ाबिस्ट का है, पुराने दोस्त है आदिल और अब्बास, सब वी वर ऑल बेसिकली वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो हमने सब साथ में वो काम शुरू किया था। सो उसके बाद यही हुआ कि पाकिस्तान से जो निकलने का जो आप कह रहे हैं ना, जो एक्सपीरियंस रीशेप हुआ, वो यही हुआ कि मेरे पुराने सीनियर मैनेजर होते थे EY में, उन्होंने कनाडा की इमिग्रेशन डाली। इन द मीनवेल हमारे एक दोस्त ने ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन डाली थी, हमारे फैमिली फ्रेंड ने। तो वी वर लाइक कि चलो एक्सप्लोर करते हैं, सब डाल रहे हैं, लाइक जिसको हम कहते हैं ना ट्रेंड फॉलोइंग। तो आई वॉज अ ट्रेंड फॉलोअर कि सब डाल रहे हैं तो चलो डाल के देखते हैं, यानी कोई गारंटी तो है नहीं, हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है कुछ हो जाए। कनाडा की डाल दी। वो उसमें भी बड़े चैलेंजेस आए कि कभी पॉइंट पूरे नहीं होते थे, क्योंकि एजुकेशन असल में ICAP का एडवांटेज ये है कि आपको बहुत लो कॉस्ट में बहुत हाई एंड एजुकेशन दे देता है, बट वो यूजुअली यूनिवर्सिटी के एम्बिट में एट टाइम्स ना आपको कुछ एडिशनल टॉप अप्स करने पड़ते हैं। सो यू माइट नीड सम एडिशनल सॉर्ट ऑफ एजुकेशन लेवल्स कह लें या कुछ। ये मुझे नहीं पता था, पता भी था तो बेसिकली जरूरत नहीं पड़ती थी। तो उसने मुझे यही कहा कि यार आपके पॉइंट पूरे नहीं है। मैं तो CA हूँ। कह रहा आप एलिजिबल हैं, मगर देर आर अदर फैक्टर्स इन द इमिग्रेशन सिस्टम। तो फिर वो एक लंबी जर्नी कि वो प्रोविंशियल नॉमिनेशन डालें, फलाना डालें, ये डालें, वो डालें, ये डालें, वो डालें। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे वहाँ नौकरी भी करनी है भाई। तो मैंने फिर फोन वोन किया, कहते CPA कनाडा होता है। मैंने बिल्कुल होता है। तो मैंने फोन वोन किया कनाडा। मैंने बोला कि जी
I think I don't remember who I called or which helpline I called. तो I asked, मेरा नाम उस्मान है, I am immigrating to Canada और I want to understand the details about इमिग्रेशन सिस्टम, नॉट इमिग्रेशन सिस्टम और सीपीए कनाडा। तो वो कहते हैं कि आपको एग्जाम इधर आके देना हो। मैंने बोला कि मुझे तो सीपीए इसलिए चाहिए कि मुझे नौकरी मिल जाए। तो कहते हैं कि मैंने बोला कि यार मैं 5-6 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकता एक साथ कि मैं आऊँ एग्जाम दूं वापस जाऊं फिर आ जाऊं। तो उसके मान ये है कि दैट क्योंकि इसके एग्जाम होते नहीं है कहीं और, जैसे यूएस सीपीए के आपको दुबई में मिल जाते हैं ना। मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने बीकॉम नहीं दिया था। नबील ने एक बड़ी अच्छी चीज डाली थी कि ग्रेजुएशन पूरी करें, मैंने नहीं की थी। तो बीकॉम और आई कैप की वजह से आपको सीपीए यूएसए की भी एलिजिबिलिटी में मसले हो जाते हैं। ये सब चीजें मुझे पता नहीं थी और फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान में जरूरत भी नहीं पड़ी थी कभी। तो जब आपको जरूरत नहीं पड़ती तो यू डोंट रिसर्च इनटू इट। बहरहाल वो टाइम पास हो गया, मैं उधर आया, उसने बोला कि यार आपको ये हम तो एग्जाम ऑफर नहीं करते, आपको टोरंटो आके देना पड़ेगा। मैंने यार मैं वहां हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरह की, जी मैं आऊँ फिर करूँ, फिर वहां रहूँ, फिर जेब से खर्चा करूँ। तो ये तो अच्छा खासा आप लंबी चौड़ी अगर आप टोरंटो की कॉस्ट ऑफ लिविंग ऐड करें, 3-4 महीने की पढ़ाई का खर्चा ऐड करें, तो मैंने यार ये तो फिर ये जॉब होगी तो देखी जाएगी। फिर जब मैं कनाडा आ गया तो फिर मैंने वॉलमार्ट ज्वाइन कर ली एज अ कैशियर कि चलो यार कुछ तो पैसे आए बस। तो फिर जब मैं वॉलमार्ट में था तो आई ट्राइड अ लॉट टू गेट इनटू ऑपरेशंस एंड एवरीथिंग कि यार इस तरह हेड ऑफिस में इंटरव्यू मिल जाए। तो मुझे अंदाजा हुआ कि लोकल एजुकेशन की वैल्यू बहुत है। दे वर मोर प्रेफर्ड इन हायरिंग पीपल लाइक योर एज, ठीक है, कि जी यंग ग्रेजुएट हो जिसकी 3 साल ग्रेजुएशन डेट से टाइम पीरियड हो। तो हमारा एक आर्टिकलशिप नुमा प्रोग्राम होता है वॉलमार्ट का, तो आपकी लोकल डिग्री भी होनी चाहिए और अगर लोकल डिग्री नहीं तो आपकी ग्रेजुएशन डेट 3 ईयर्स हो। तो मैंने यार ना ग्रेजुएशन डेट है और जब ग्रेजुएट किया भी था, अगर मैं एक्विवेलेंसी भी दे दूं तो वो तो बहुत टाइम पहले दी थी। फिर मैं दोस्त को फोन किया है, कजन को फोन किया, बोला यार अब आप सीपीए खुद ही करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो सीपीए कनाडा में जब एग्जाम वगैरह दे रहे थे तो कहीं जॉब लग गई टोरंटो में। तो फिर ये कि अकाउंटिंग की गाड़ी शुरू हो गई वापस। माशाल्लाह से आपको बिग फोर में काम करने का मौका मिला, आपने पीडब्ल्यूसी के साथ काम किया, फिर ईवाई के साथ काम किया। तो ये फर्म्स यूजुअली लोगों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ लाती हैं, जैसे कि आपने भी इनिशिएट किया कि मुझ में भी तब्दीली आई। कौन सी एक बड़ी तब्दीली देखते हैं जो एक प्रोफेशनल लीडर में वो पैदा करते हैं जिसकी वजह से इनका निकला हुआ लड़का मुख्तलिफ दिखता है औरों से? So the most important thing is handling projects at scale. Communication skills, वो तो आपको if you are a bad communicator तो वो आपको इंटरव्यू में बता देगा। तो वो तो उससे पहले हमारे यहाँ उसका होता था PSTC कोर्स के जी इंटरव्यू स्किल्स एंड एवरीथिंग तबानी में आपको पढ़ाते थे। आई मीन आई कैप आपको पढ़ाता था। So that was okay. और उसमें फिर आप प्रैक्टिस भी करते हैं बोलने की ये वो। तो इंटरव्यूज से पहले ही अगर इफ यू आर लिटिल वीक एट कम्युनिकेशन तो वो मसला आपका इंटरव्यू में हाईलाइट हो सकता है। तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि भाई जब आप फर्म से पहले एटलीस्ट ये प्रेजेंटेशन कोर्सेज लें। मैंने यूट्यूब की बहुत वीडियोस देखी क्योंकि मैं पढ़ाने लगा जब, तो आई रियलाइज कि आई एम नॉट अ गुड कम्युनिकेटर, क्योंकि मैं हमेशा से कभी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में था नहीं। मैं डिबेट शिबेट ये वो कुछ भी नहीं की लाइफ में। जो लोग करते हैं दे वेरी गुड एट कम्युनिकेटिंग। सो मुझे अपनी वीकनेस पता चली तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी स्पीकिंग की, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, पोस्चर क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। तो उसमें मुझे काफी काम करना पड़ा। मैंने फर्म में सीखा बिकॉज आप ऑडिट के लिए जा रहे हैं, स्पेशली एडवाइजरी रिलेटेड रोल्स में, मोर देन अश्योरेंस। अश्योरेंस में तो फिर भी आप टेक्निकल फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाते हैं ऑडिट करने। एडवाइजरी में तो ये होता है कि जी आपकी आज प्रोक्योरमेंट वाले से मीटिंग है, कल आपकी एचआर से मीटिंग है, परसों आपकी जी फर्ज करें किसी और क्लाइंट में आपकी सेल्स वाले से मीटिंग है। सो वहां आप अकाउंटिंग की जार्गन यूज नहीं कर सकते। सो हैंडलिंग टीम्स एट स्केल एंड कम्युनिकेटिंग, ये 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने सीखी है कि लार्ज स्केल में आप डेलीगेट कैसे करते हैं काम, क्योंकि आप काम खुद नहीं कर सकते एट टाइम्स। तो वो कैसे आप करेंगे और उसके अलावा आप अपनी बात कैसे बताएंगे, लाइक पॉइंट ऑफ व्यू बताना बहुत जरूरी है, जिस पे आई थिंक अब तो आई कैप वगैरह बहुत काम करता है। जैसे आपने ट्रांजिशन ली इंटरनल कंट्रोल से डायरेक्टर और हेड ऑफ फाइनेंस के रोल्स में, तो कम्युनिकेशन ही स्किल रही या और कोई भी स्किल थी जिसने आपको हेल्प करी इसके अंदर? सबसे पहली बात तो मेरे एक दोस्त हैं फहद यूनुस, ठीक है, वो बड़े मशहूर टीचर हैं तबानी के। तो खैर इधर आ गए, कनाडा आ गए, उन्होंने मेरी रेज्यूमे भेजी विद 3 अदर कैंडिडेट्स। तो सीईओ ने पूछा कि यार तुम किसको रेकमेंड करते हो? कहते मैं इसको करता हूँ। कहते प्लग एंड प्ले है, आप इसका एक्सपीरियंस देख ले, प्लग एंड प्ले। तो वो जो आपका एक्सपीरियंस होता है ना कहीं कैश इन हो जाता है। पहली बात तो ये कि नेटवर्किंग, लाइक यू नीड टू, आप किसी से इसलिए ना मिलें कि यार मैं अदील से इसलिए मिल रहा हूँ कि यार कल ये मेरे 2 पैसे का फायदा करा देगा। यू हैव टू जेन्युइनली मीट पीपल एंड जेन्युइनली हैव अ कनेक्शन विद पीपल। तो यू नेवर नो व्हाट अपॉर्चुनिटीज कम इन। और दूसरा ये है कि वो हेड ऑफ फाइनेंस की अपॉर्चुनिटी इस तरह लगी कि वो ग्रुप भी नेसेंट ग्रुप था उस वक्त। तो टेक्निकली फहद वाज देयर फर्स्ट सीएफओ एंड देन ही वांटेड टू रीलोकेट टू अनदर प्लेस। उनका अच्छी एक और काफी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, व्हिच ही स्टिल कंसल्ट्स देम फॉर। दे नीडेड अ हेड ऑफ फाइनेंस। और क्योंकि मैं सीपीए कनाडा दे दिया था
तो दे वर लाइक इसने सीपीए दिया हुआ है, एग्जाम पास नहीं हुआ था, उस पर रिजल्ट नहीं आता कि यार चलो आईकैप का सीए भी है, बिग 4 भी है, तो एटलीस्ट हमारी कंपनी की नेसेंट चीजें जो है ना वो तो बना देगा। क्योंकि देखिए अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग, उनको ज्यादातर यहाँ जो प्रॉब्लम होती है वो टैक्स की होती है। तो टैक्स जो है वो आपका बाय वर्च्यू ऑफ डूइंग योर सीपीए वो हो जाता है, या आप टैक्स के कोर्सेज ले लें इधर, तो उनको ज्यादा कंसर्न इज नॉट अकाउंटिंग। आईकैप के मेंबर का कनाडा में एटलीस्ट या अमेरिका में भी, क्योंकि अकाउंटिंग अगर आप ना कोर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल में, वो एक अलग बहस है फिर, यार मैं कोर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल में हूँ और मुझे डिस्क्लोजर बनाए, तो वहाँ आपको शायद यूएस ऑडिट का और कैनेडियन ऑडिट्स का बहुत ज्यादा तजुर्बा चाहिए। बट बेसिक कंट्रोलरशिप, बेसिक अकाउंटिंग, जनरल फाइनेंस डिपार्टमेंट मैनेजमेंट में इतना कोर अकाउंटिंग का रिपोर्टिंग का रोल होता नहीं है। उसमें ज्यादा कंसर्न होता है टैक्स मैनेजमेंट का, क्योंकि आपने अपने ट्रायल बैलेंस ऑडिटर को दे देना है, वो उसमें बनाना है। कहते तो हैं कि मैनेजमेंट जॉब, बट मैनेजमेंट जो है ना खास बनाती नहीं है, मैनेजमेंट बना के आगे दे देती है, ऑडिटर ठीक करता है, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। सो एज अ इंडस्ट्री पर्सन यू आर डी रिस्क फ्रॉम दैट। टैक्स एडवाइजर भी आपके पैनल पे होता है, बट यू दे आर जस्ट कंसर्न कि यार आप आईसीआरए से इनसे डील कर लें, यानी जो रेवेन्यू अथॉरिटी उससे डील कर लें, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सीपीए से हो गया। सो हेड ऑफ फाइनेंस में ये हुआ कि सीइंग द अदर साइड, हाउ टू डिजाइन कंट्रोल्स, इम्प्लीमेंट दैट, प्रोसेस बनाना, टीम को ट्रेन करना। जैसे मंथली बैंक रेक्स है फर्ज करें, तो जी आपने टीम को टाइमलाइन देनी है। अब टीम को अभी नहीं कह सकते यार वो बैंक 30 तो क्लोज है, 1 को कर दो। एक प्रोसेस बनाना है कि जी 5 तक कर दें, वो बोलेगा मैं तो, मेरे पास ये 4 बैंक अकाउंट है, मेरे पास ये 5 पेमेंट्स हैं जो मुझे निकालनी है, मुझे पेरोल क्लोज करना है। तो वो जो कैलेंडर साइकिल बनाना है वो बहुत जरूरी है हेड ऑफ फाइनेंस रोल्स के लिए। किसी को बर्न आउट ना करें आप, क्योंकि आप तो चाहते हैं कि आपका काम फौरन हो जाए, बट इफ यू वांट लॉन्ग लास्टिंग टीम तो आप यू हैव टू टेक केयर ऑफ द पीपल फर्स्ट। तो ये सारी चीजें इंटरनल ऑडिट में भी हैं, बट इंटरनल ऑडिट में यू आर मोर ऑन द डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल्स की वैल्यूएशन की तरफ आप ज्यादा होते हैं। you're just finding the weaknesses, गैप एनालिसिस करते हैं, यू फाइंड वीकनेसेस, यू मेक पॉलिसीज टू काउंटर दोस वीकनेसेस, उसको चेक करते हैं। तो उसमें आपकी एक्सेस बहुत ज्यादा होती है टू द बोर्ड एवरी क्वार्टर एंड एवरीथिंग, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हेड ऑफ फाइनेंस में जरूरी नहीं है, हेड ऑफ फाइनेंस में यू हैव टू टेक केयर ऑफ द सीईओ एंड द बोर्ड एज वेल, क्योंकि यू आर नॉट डूइंग मिसरिप्रेजेंटेशंस, बट द सीईओ वांट्स थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, बोर्ड वांट्स थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। तो ये सारी चीजें आई थिंक हेड ऑफ फाइनेंस रोल में बहुत ज्यादा है। और टीम मैनेजमेंट, स्टाफ इंप्रूवमेंट, लाइक कोई सीपीए है तो आपने उससे बात करनी है कि यार तुम आगे क्या कर सकते हो। कोई यंग स्टूडेंट है तो उससे आप बात कर सकते हो, यार तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। लाइक तो कोई कहेगा कि जी मुझे डेटा में इंटरेस्ट है, ओके यार अच्छा डेटा साइंस कर लो तुम, यू नो। सो हैविंग दोस कन्वर्सेशंस विद पीपल, ये हेड ऑफ फाइनेंस रोल में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपका स्कोप ज्यादा है। आपको टैक्स की कंप्लायंस भी देखनी है, आपको फाइनेंशियल एनालिसिस भी देखना है, क्योंकि आपको कॉस्टिंग भी देखनी है। तो आप खुद नहीं कर सकते ये बहुत सारी चीजें, एंड इफ यू डू एवरीथिंग यू माइट नॉट बी गुड एट इट, यू माइट नो इट, बट आप उसमें से डीप डाइव नहीं कर सकते। और जब तक से कोई आदमी सुबह से शाम तक स्क्रीन पे कॉफी कप के साथ बैठ के कोई एनालिसिस नहीं करेगा, वो वैल्यूएबल एनालिसिस नहीं निकल सकता। अनलेस एंड अनटिल एआई का वो बहुत बड़ा चैंपियन हो, या उसको बिजनेस की इतनी नॉलेज हो, प्रॉम्प्ट लिख दे, तो वो भी टाइम लगता है, बिजनेस समझने में भी तो टाइम लगता है। सो ये सारी चीजें आर डिफरेंट फ्रॉम इंटरनल ऑडिट। बट इंटरनल ऑडिट से ये होता है आपको ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी समझ आ जाता है। तो मुझे हमेशा से ये था कि इंटरनल ऑडिट के बाद यार मैं फर्म में नहीं हुआ, और मुझे यहाँ फर्म में वो जहाँ पे मैंने ट्राई किया कनाडा में, दे वर लाइक यार आपका रिसेंट एक्सपीरियंस नहीं, आप टीचिंग में, और टीचिंग में यहाँ ये इशू है कि जी यू नीड एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ मास्टर्स। तो मैं तो बीकॉम भी नहीं दिया था, गलती की थी। तो आईकैप का जो बैचलर्स है वो इक्विवेलेंसी दे देता है आपको, तो मगर आपको फिर भी यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ करना पड़ता है टू गेट इनटू अ टीचिंग रोल। तो मैंने हालांकि यहाँ पढ़ाया है बहुत, टोरंटो में भी, बट एज अ कॉन्ट्रैक्टर, सो यू डोंट गेट अ जॉब बड़ी मुश्किल है, यानी मिल जाती है बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। ये है डिफरेंसेस हैं आई गेस डिफरेंट डोमेन्स। बट मुझे हमेशा से था कि मुझे फाइनेंस में घुसना है, क्योंकि मेरे पास कोई और अभी वही है ना रिएक्शन, कोई और रिलेटिव एक्सपीरियंस नहीं है। टीचिंग में कर रहा था, टीचिंग में कहते हैं यार हमें तो आपकी वो नहीं है। मैंने पहले स्कूल में भी ट्राई किया, इधर भी ट्राई किया, लाइक आपका बीएड होना चाहिए और ये होना चाहिए। मैंने ये तो नहीं है, लेक्चरशिप होनी चाहिए, मैंने ये भी नहीं है। सो उनका सिस्टम अलग है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बेस से लोग सीपीए करते हैं, तो सिस्टम की डिफरेंस है। और हम डिफरेंट सिस्टम से आए, हमें होता है कि यार आप इंटर के बाद ए लेवल के बाद घुस जाओ सीए में, सो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। तो वो उसमें मेरी टीचिंग जो थी ना वो मैनुअल है, यार मैं इसको पार्ट टाइम नहीं कर पाऊंगा, दाल रोटी नहीं चल सकती। इंटरनल ऑडिट में ये हुआ कि यार आपको फर्म छोड़े बहुत टाइम हो गया था, हमारे तो ये फलाना टूल आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो मैंने बड़ी ट्राई की, बट ऑब्वियसली मुझे भी अंदाजा हुआ कि यार इसमें भी कोई दाल नहीं गलनी, एंड आई वाजंट टू बी ऑनेस्ट मच इंटरेस्टेड इन दैट एज वेल, क्योंकि इंटरनल ऑडिट मैंने कर लिया था, एंड देन आई रियलाइज कि आई एम नॉट दैट गुड एट इट। आई एम गुड एट इट, मैं कर लेता हूँ, बट एक अंदर से मुझे कुछ और सीखना है। सेटिस्फाइड नहीं थे आपसे, वो पता चल जाता है आपको। लाइक आई वर्कड इन EY advisory, which is one of the ICT division, Pakistan, one of the largest and most reputed internal audit arms in the country.
सो वहां जो लोग थे दे वर प्योर इंटरनल ऑडिटर्स। सो वो सही एक होता है ना नैरो फोकस पे स्पेशलाइज काम करना, तो मुझे अंदाजा ये हो गया था वहां 2-3 साल बाद कि दिस इज नॉट समथिंग आई वांट टू डू फॉर द नेक्स्ट 20-30 इयर्स। सही 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 सही। अच्छा, इमिग्रेशन का तस्करा किया आपने। आज का जो यंग ECCA CA स्टूडेंट है वो प्लान करता है कि मैं कंप्लीट कर लूँगा क्वालिफिकेशन और फिर UK US या कनाडा मूव करूँगा, तो कैसे देखते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, और आप कहते हैं जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना तो चाहिए, क्योंकि मेरा एक पर्सनल रूल रहा है। मेरा एक दोस्त है, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, इज अ बिग बिग विग इन वॉल स्ट्रीट, उमर मसूद। तो उससे मैं काफी गाइडेंस लेता हूँ, तो रिगार्डिंग इंटरनेशनल मार्केट्स में लंदन में भी काम किया उसने, न्यू वॉल स्ट्रीट में भी होता है भी, और 2-3 और दोस्तों से। तो वो कहता है यार आप जितनी ज्योग्राफीज में काम करेंगे ना, आप कोई ना कोई नई डायनामिक सीखते। यानी सही मिडिल सही। ईस्ट इज आल्सो एन अम्ब्रेला टर्म। आई मीन दुबई इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम बहरीन। ठीक ठीक। Those are two countries I have exposure in, is Dubai and Bahrain. They are very different economies. Even जो बंदा दुबई में काम कर रहा है वो शायद बहरीन में सेट ना हो पाए सही because of the सही। different business dynamic. तो ठीक ठीक। जितनी ज्योग्राफीज में आदमी काम कर सकता है, मैं तो कहूंगा कि करे। और अगर कोई यंग प्रोफेशनल है जिसका ये नहीं है कि जी उसकी कोई फैमिली मूव करनी है, उसके एजिंग पेरेंट्स नहीं है, तो आई थिंक दे शुड डू इट द फर्स्ट थिंग दे कैन। जरूरी नहीं है कि इमिग्रेशन डाले। आई मीन देयर आर अदर वेज टू गेट जाए अ वेरी, रहे काम करे और वापस आ जाए, ऐसा। वापस आ जाए, दूसरी जगह चला जाए। क्योंकि देखिए हम्म रूट जो है ना यहाँ, वो है जो फ्री रूट है यूएस में। फ्री तो नहीं हम्म कहूंगा उसको, इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, इज मोस्टली द PhD रूट। हम्म। तो उसमें ये फंड होता है PhD आपका, सही सही। PhD इन अकाउंटिंग, PhD इन फाइनेंस। तो आप, और 48,000 50,000 आपकी सैलरी भी होती है डिपेंडिंग ऑन एवरी यूनिवर्सिटी। और आपको स्टाइपेंडशिप, ग्रेजुएशनशिप, असिस्टेंटशिप भी दे देते हैं। तो आप आदमी अगर वहाँ PhD कर लेता है 3-4 साल में, एक लड़के ने क्वालिफाई किया 23-24 साल में, अगर वो 27 साल तक PhD कर लेता है, तो ही हैज द US ग्रीन कार्ड लेटर ऑन डाउन द लाइन, या कैनेडियन इमिग्रेशन, या UK इमिग्रेशन, फिर दुनिया में कहीं भी काम कर सकता है। और प्रॉब्लम इज द कॉम्पनसेशन स्केल। कॉम्पनसेशन स्केल जो होता है ना, अगर आप पाकिस्तान से डायरेक्ट जाते हैं तो बहुत लो हो जाता है, और अगर आप मिड एज में सही। जाते हैं तो आपको कम्पनसेशन मिल रही होती है एक 27-28 साल के आदमी की। आपकी एज हो रही होती है जी 35-36 साल। आपके लिविंग एक्सपेंसेस इतने हाई होते हैं, आपके शायद बच्चे भी कुछ स्कूल जा रहा है, कोई किसी का लिविंग लाइफ कंडीशंस ऐसी होती है कि वो फिर ना बंदा कैरियर पे फोकस नहीं कर पाता। तो अगर किसी सही। को जाना है तो डेफिनेटली अभी से अप्लाई करें। लाइक बिफोर क्वालिफिकेशन दे शुड हैव देयर IELTS, दे शुड हैव देयर BCom, कोई ना कोई मास्टर्स डिग्री की तरफ जाना, उस रूट से जरूर अगर उनको जाना है। और आपको लगता है कि वहाँ अभी भी जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि लोग कंसिडर कर सकते हैं मूव करना? जी 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 जी, कनाडा के जैसे थोड़ी सी इकोनॉमी का इशू है, बट आई मीन आई हैव फ्रेंड्स देयर हु आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल। आई कैप के हमारे हम्म दोस्त हैं। ऐसा नहीं है, टाइम लगता है असल में। प्रॉब्लम इज द टाइम, कि आप घुसते हैं तो आप उस इकोनॉमी में जीरो हैं, आप स्क्रैच से शुरू करना है। तो अगर एक CA है जो 28 से 29 साल का है, जो मिडिल ईस्ट में जिसकी सैलरी 40-50 हजार हो चुकी है, 35-40 हजार हो चुकी है, उसके लिए मूव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी फैमिली की सिचुएशन ऐसी है कि ही इज मेकिंग गुड मनी। वो कनाडा में सेव नहीं होने उतने पैसे। अगर उसकी 30,000 रियाल भी सैलरी पकड़ लो आप, $8-10,000 USD बनती है टैक्स फ्री, यहाँ तो नहीं मिलेंगी। टैक्स ही 35-40% है। तो वो फिर उस डायनेमिक में फंस जाता है, मैं पैसे सेव करूं फॉर द फ्यूचर ऑफ माई किड्स, या मैं एक और इमिग्रेशन लूं और फिर वहां जीरो शुरू करूं। सो आई थिंक जरूरी ये है कि अगर जाना है तो अभी से चला जाए, जल्द अज बस जल्द। आके मार्जिन हो, एज का मार्जिन हो, तो आप कर लोगे अब तक बात। प्लान बना के जाए अपने आप को, क्योंकि देखिए रियलिस्टिकली आई कैप के बाद उसको अगर कनाडा आना है तो उसको CPA यहाँ देना पड़ेगा, उसको US आना है तो उसको अच्छे उसके लिए US CPA देना पड़ेगा। ये भी प्लान बना के जाए कि यार मुझे शुरू में ना एग्जामिनेशंस और इक्विवेलेंसीज या तो कराची से शुरू कर दे, यानी हो सकता है दुबई चला जाए, या AICPA के एग्जाम्स आर्टिकलशिप के साथ दे दे। BCom के बाद यू कैन बिकम एलिजिबल टू एटलीस्ट सिट इन द एग्जाम। मुझे एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं पता। तो यूनिवर्सिटी डिग्रीज आर मोर इम्पोर्टेंट मेरे अपने ओपिनियन में, इफ यू वांट टू मूव विद अ गुड कंपनसेशन पैकेज। जैसे आपने अभी तस्करा किया कि इक्विवेलेंस नहीं है, वहाँ जाके CPA कनाडा करना पड़ता है या CPA US करना पड़ता है, तो आपको क्या लगता है इसमें ये स्टैंडर्ड है? आप जब कंट्री चेंज करते हैं तो आपको उनकी लोकल बॉडी के साथ करना पड़ता है, या फिर ICW या CPA US खुद कोई करके वहाँ का लोकल करके आता है दूसरे ममालिक में, तो उसको ज़्यादा इजीली वहाँ की जो बॉडी वहाँ से इक्विवेलेंस मिल जाती है? इक्विवेलेंस तो देखें आई कैप की भी बहुत अच्छी है। लाइक CPA कनाडा की खास तौर पे, CPA US की तो इतनी नहीं है, क्योंकि CPA US की क्रेडिट का इशू है। आई सही कैप के सही बैचलर में आई थिंक आपको क्रेडिट्स मिल जाते हैं, बट आपको एग्जाम पूरे देने पड़ते हैं। CPA सही। कनाडा का तो बहुत अच्छी इक्विवेलेंसी है, सिर्फ फाइनल एग्जाम देना है आपने। तो हम्म। इक्विवेलेंसी इज नॉट एन इशू। फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन जब मैं 10 साल बाद वापस पढ़ा, तो सही। वो फ्लो में नहीं होता आदमी पढ़ते हुए। सही भूल सही गया सही। मैं, हालांकि मैं पढ़ाता था IFRS, बट ये कि वो भी पढ़ाई में भी साल 1.5 साल हो गया, तो आपके जहन में ना आपको फिर से पढ़ना पड़ता है। सही तो बात है। सही इक्विवेलेंसी है।
आई थिंक फॉर कैनेडा इज नॉट अ बिग इशू। आपने आई कैप देना है तो आपने सिर्फ फाइनल एग्जाम देना है, और उसमें से आधे से ज्यादा कोर्स वो है कि अगर सीए फाइनल का बच्चा फौरन इसमें मेहनत करके आ जाता है तो सिवाय टैक्स के देयर इज नो अदर सब्जेक्ट जो उसको पढ़ने की जरूरत है। अगर वो अभी उसने सीए फाइनल का एग्जाम दिया है और उसने अपने आप को स्ट्रक्चर किया है कि नहीं यार मैंने कनाडा की इमिग्रेशन की तरफ वर्क करना है, तो हाँ आइल्स देगा, अपना वर्क एक्सपीरियंस डेवलप करेगा कि यार चलो 2-3 साल में मेरा वर्क एक्सपीरियंस इतना हो जाए कि मैं एटलीस्ट इमिग्रेशन डाल दूं। और वहाँ आने के बाद की लाइफ कैसी है? मतलब वहाँ आप इमिग्रेशन डाल देंगे, ज़ाहिर सी बात है यहाँ जब बच्चा सीए करके निकलता है तो अमूमी तौर पे होता ही है, अगर आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या फिर वो मिडिल ईस्ट मूव करता है तो एक अच्छी हैंडसम सैलरी मिल रही होती है और सैलरी नहीं वो मिलती, एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है अगर आप नहीं जीरो फर्म की सिस्टम में बात कर कह रहे रहा हैं। हूँ। हाँ फर्म के बाद अगर पाकिस्तान के अंदर बच्चा निकल रहा है क्वालिफाई करके 3 साल की आर्टिकलशिप करने के बाद, फर्म के बाद वो क्वालिफाई करके निकल रहा है तो कॉर्पोरेट के अंदर तो सैलरी मिल रही है। और यहाँ से यूजली कहते हैं फर्म से लोग डायरेक्ट मिडिल ईस्ट चले जाते हैं फर्म से निकलने के बाद, तो वहाँ भी एक अच्छी सैलरी मिल रही है। अब अगर कहते हैं मैं इमिग्रेशन में जा रहा हूँ कनाडा की, यूएस की या यूके की, तो वहाँ अब ये बच्चा जा रहा है डायरेक्ट, वो यूके में उतरता है, फर्म के 3 साल पूरे करके आया है, वो क्वालिफाइड है। यहाँ हालात क्या होंगे? यहाँ सैलरी वैसी मिलेगी जैसे पाकिस्तान में या मिडिल ईस्ट में मिल रही थी? यहाँ हालात वैसे नहीं होंगे। नहीं, डिपेंड्स ऑन द वर्क एक्सपीरियंस। समझ देखिए हम्म ऑडिट जैसे आईएफआरएस वगैरह है, इसकी ना फिर अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जी आप पहले मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, फिर आप हल्के हल्के ग्रो करते रहते हैं। हम्म तो वो तो एक अलग आर्ग्यूमेंट है। प्रॉब्लम ये आती है इमिग्रेशन डालते डालते आदमी को लग जाते हैं 2-3 साल। अच्छा तब तक वो काम कर रहा होता है पाकिस्तान में, तो थोड़ा बहुत या दुबई में कर रहा था तो उसकी थोड़ी सी सैलरी बेहतर हो चुकी होती है। यहाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ आफ्टर टैक्स कंपनसेशन यूजुअली सीनियर अकाउंटेंट की शुरू होती है कनाडा में 80 to 85,000 कैनेडियन से 95,000 कैनेडियन, और आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो 120 to 140 के पहुंच सकती है इफ यू वर्क इनटू अ फाइनेंशियल कंट्रोलरशिप रोल, बट दैट विल टेक यू अराउंड 3 to 4 years टू रीच दैट। इन कनाडा या इन टोटल? कि आप कनाडा में लैंड किए, आपने सीपीए दिया, 6 महीने निकल गए आप, हम्म ठीक है, या तो 6 महीने आप नौकरी करें, साल प्रैक्टिकली पकड़ ले आप अपने डॉक्यूमेंट पूरे करेंगे, ड्राइवर लाइसेंस बनाएंगे, सही है, तस्वीरें खींचेंगे नियाग्रा फॉल पे कि वो मैं नियाग्रा फॉल आ गया, ये सारी कहानी करते करते आपको साल लग जाना है सही सीपीए सही करने। तो आपने जब जॉब करेंगे तो आपको हो सकता है जॉब मिल जाए अच्छी, बट यूजुअली मिलती है 80-85,000 की सीनियर अकाउंटेंट की। उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि 80-85,000 है 7,000 नेट अप्रोक्सीमेट महीने का। सही है। अगर आप यंग हैं तो यू कैन रूममेट इजीली, रूमीज.ca बहुत बेहतरीन वेबसाइट है, तो आपको हम्म 1,000-1,200 में रूममेट मिल जाता है। सही है। ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल की बहुत अच्छी आपको रहने की जगह मिल जाती है टोरंटो में, वेरी नाइस प्लेसेस, ऑफिस के पास आपको मिल जाएगी। आप मैरिड है तो आपका किराया एकदम से एटलीस्ट कॉन्डो का ही जम कर जाता है 2 से 2,500 कैनेडियन। फिर बिल्स विल्स ऐड करें, फिर आपको एक गाड़ी भी रखनी है, तो आपका जो खुला खुला खर्चा है वो आ जाता है 5,000, तो कहीं नहीं गया विदाउट ग्रोसरी। अब सही। आप कमाई 7,000 रहे हैं, उसमें से आपकी जेब में आ रहे हैं 5,500, वो आपकी हम्म लिविंग में निकल जाते हैं। ठीक है, या तो मियाँ बीवी दोनों कमाएं, सही। तो वो बंदा एंड्स मीट करते करते ना उसका कैरियर पीछे रह जाता है। ये असल प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो जगह बुरी है अच्छी। टोरंटो इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप सिटीज। सिटी में तो कभी कराची में यार मैं माय फ्रेंड्स आर मेकिंग मिलियंस, वैसा नहीं है। प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना कि बाय वर्च्यू ऑफ वीक रुपी, तो प्रैक्टिकली ना उसको इम्प्लीमेंट, हमें पता है, आपको भी पता है यार, मैं अभी दुबई जाके सीपीए यूएसए दे दूं और मैं जाके अमेरिका में 6 महीने बैठ जाऊं तो मैं कुछ 10 कॉन्ट्रैक्ट और पकड़ लूंगा बड़े, सही। क्योंकि आप सीपीए का नेटवर्क ज्वाइन कर लोगे। बट सीपीए यूएसए देने के लिए आपको $2,000 की क्लासें लेनी है बैकर की, फर्ज करें। फिर जी आपको आई डोंट नो कितने का एग्जाम है, 200-250 का एक एग्जाम है, तो $4-5 हज़ार का ये नुस्खा है पूरा। सही। अगर आप दुबई जाते हैं तो दुबई की ट्रिप ऐड कर लें, तो ये तकरीबन अगर 25-30 लाख रुपए आप देखें, ऑब्वियसली आप एजुकेशन में अपने भी जितना पैसा लगाएंगे उतना आपको रिटर्न मिलता है। तो ये कहना कि जी 25 लाख रुपए जाए होंगे, नो, बट ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का इशू है कि सैलरी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो कहता है यार मुझे तो सीपीए चाहिए, मैं सीनियर अकाउंटेंट का रेट ही यही है, और उनको भी पता है कि ये आया हुआ, ये आ जाएगा 60-70 हजार में, क्योंकि इसको अपने बेसिक दिहाड़ी तो निकालनी है, किराया निकालना है, तो इसलिए सैलरीज के अंदर ना उसकी सैलरीज नहीं मिलती। हाँ, अगर आपकी एग्जैक्ट प्रोफाइल मैच करती, अगर लोग प्लानर अच्छे हैं कि जी पीआर कार्ड आया, उसने दुबई से तालीम, क्योंकि देखिए सारी क्लासेस तो ऑनलाइन होती है ना, ऐसा थोड़ी है कि क्लासेस का कोई इशू है। उसने क्लासेस पहले से ली हुई है, उसकी प्रेप दुबई में ही बैठा हुआ या मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ आदमी ने अपनी प्रेपरेशन कर ली और उसका पीआर कार्ड आया और वो वहां गया, उसने पहले एग्जाम दिया, सही। वहां पर टाइम होता है, वापस भी आ सकते हो, यू नो, सही इन आउट सही। कर सकते हो। तो आपने एग्जाम दिया और अब वापस आ गए, आपने रिजल्ट का वेट किया, अब आपकी प्रोफाइल बन गई। अगर आप इस तरह से जा रहे हो तो आपकी सैलरी थोड़ी एलिवेटेड होगी क्योंकि यू आर पिचिंग योरसेल्फ एज अ सीपीए कनाडा। सो इट डिपेंड्स ऑन, लाइक केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये नहीं है कि वहां सैलरी नहीं मिल रही, नहीं। आप कभी टोरंटो के सीएफओ की सैलरीज देखें, पाकिस्तानियों की नहीं, जो यूजुअल सीएफओ है, आपको मिलियंस में लोग मिलेंगे लिस्टेड कंपनीज के, बट प्रॉब्लम ये कि उन्होंने वहां 20 साल लगाए उस मार्केट में।
सही सही सही। अच्छा, इसका मकसद ये है कि लेट से कोई यंग क्वालिफाइड लड़का फर्म से निकलता है और उसकी ज़ाहिर सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो एक मेजर गेन आएगा उसकी सैलरी के अंदर, और अगर वो मिडिल ईस्ट चला आता तो और मेजर गेन आएगा। उसको वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर वो इमिग्रेशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि वहाँ जाके उसको अपना कैरियर जीरो से स्टार्ट करना है। कैरियर जीरो से स्टार्ट नहीं करना, मतलब आप सीनियर कैरियर नहीं, अकाउंटेंट। मतलब उसमें थोड़ा हाँ स्ट्रगल है। मगर बात देखिए ये है ना कि जब मैं इधर आया तो आई एम 41 राइट नाउ। अल्लाह करे, अल्लाह ने कितनी जिंदगी लिखी है किसी को नहीं पता। बट मैं आया था 2018 में और मैं वापस चला गया था। मतलब मैंने नहीं रहना, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था यहाँ मेरी दाल नहीं गलनी। सही सही ठीक है, वो पता चल जाता है आदमी को कि यार उस्ताद यहाँ जो है ना बड़े बड़े बाप बैठे हैं और तुम एक बहुत छोटी सी मछली हो। सही और तुम मछली के पास ना इतने जेब में पैसे भी नहीं है कि वो सस्टेन करेगा इतने लंबे सही अरसे बात। तक। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई होती है। एनीवे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं वापस आ गया। फिर मुझे हुआ कि नहीं यार, ये तो जाया भी नहीं कर सकते। इतनी मेहनत से इतनी पैसे डाल के इमिग्रेशन डाली, तो अगले साल हम वापस चले गए अपने। तो वहां से मैंने, फिर मुझे अंदाजा यही हुआ कि जॉब अगर आप मेट्रोपॉलिटन एरिया में हैं, जैसे मैं रिमोट एरिया में रहता था पहले, तो फिर एक छोटी सिटी में रहता था, तो आपको जॉब मिल जाती है 60,000 80,000 के दरमियान, 85,000 सीनियर अकाउंटिंग की जॉब मिल जाती है। मगर वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी हाई होती है, गाड़ी, इंश्योरेंस, गैस, रेंट, रिलेटिव टू दी अदर एरियाज, आप कुछ बचा नहीं रहे होते, तो आप वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। अगर आप छोटी सिटी में जाते हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग लो होती है, क्योंकि आप स्पेशलाइज नहीं हो इतने, नामी ग्रामी नहीं हो, तो आपको जॉब मिलना मुश्किल होती है। तो मेरे लिए ये इशू हुआ। मुझे जॉब मिली टोरंटो में ही जाके, जहाँ मेरे कनेक्शंस पुराने दोस्त यार थे, बट वहाँ महंगा इतना था और सैलरी कम थी। तो वो एक फिर अलग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ जाता है आदमी कि यार मैं ये करूँ क्या, क्योंकि जो आपको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी एक 27-28 साल के आदमी की, और आपके जो खर्चे हैं वो आपके मिडिल एज के खर्चे। सो वो गैप की वजह से लोग घबराते हैं। तो जो आप बेस्ट एज यही है कि 27-28 के अंदर आप जाएं तो इट्स अ बेस्ट एज फॉर यू, बट उस बंदे को बस 27-28 के लिहाज से पैसे मिल जाएं, क्योंकि आप तो ऑब्वियसली काफी एक्सपीरियंस होंगे जब आप गए होंगे। जी जी जी, मैं तो इसलिए भी गया था कि मुझे हुआ कि यार देखिए, पर्सनली स्पीकिंग, आई लाइक टू फेल सही। एंड आई ऑलवेज लाइक टू बी हम्बल्ड। पाकिस्तान में तो आप वह हो, आपने तो सीए किया हुआ है। मैं फोटोग्राफी करता था, लोग बोलते थे आप सीए। मेरे उससे क्या ताल्लुक भाई, सही तुम्हारी तस्वीर खींचनी है या मुझे तुम्हारे अकाउंट्स बनाने हैं बैठ के, सही बट सही। तो पाकिस्तान में एक बड़ा रेप्यूट होती है कि यार आपने सीए किया हुआ है, फिर आप पढ़ा रहे हैं, तो इट्स नॉट अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस एट टाइम्स। जब मैं इधर आया तो वो मुझे हुआ कि यार ये फाइनेंशियल मार्केट ऐसी है कि यहाँ इनका अपना एक पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है। तो आई लाइक टू बी हम्बल्ड कि ऐसा क्या मसला है कि ये नहीं एक्सेप्ट करते। देख, कुछ तो मसला है। यही शहर, यही मार्केट किसी को $5 लाख तनख्वाह दे रहा है और आपको जॉब ही नहीं दे रहा। सही। तो ये जो प्रॉब्लम है ना मेंटल, कि यार नहीं मैं तो सीए हूँ, ये मेंटल ब्लॉक होता है। कि अच्छा, प्रॉब्लम ये आती है जब आप एक सर्टेन लाइफस्टाइल के आदी हो जाते हैं क्वालिफिकेशन के बाद। अब मैंने तो क्योंकि छोड़ दिया था, आई स्टार्टेड डूइंग माय ओन बिजनेस। मैं तो ईवाई में जब मैं था तो गाड़ी शाड़ी भी थी, उसके बाद मैं बसों में भी गया हूँ वापस, तो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होती। बाइकिया वगैरह जिंदाबाद। बट लोगों को लाइफस्टाइल क्रीप आ जाता है अपने जहन में कि जी मेरी ऐसी गाड़ी हो, कंपनी पेड हो, या फॉर दैट मैटर दुबई में हो तो जी मैं इस तरह का कॉन्डो हो, इतना मेरी गाड़ी हो, या इतना मेरा नेट टेक होम हो, या अगर आप सऊदीया वगैरह में है तो मैं गेटेड कम्युनिटी में रहूं। तो ये लाइफस्टाइल क्रीप जब आ जाता है तो लाइफस्टाइल क्रीप को आप मेंटेन नहीं कर सकते, और ये एक प्रॉब्लम आती है विद एग्जीक्यूटिव्स एंड अकाउंटेंट्स के, तो लाइफस्टाइल क्रीप हैंडल नहीं कर सकते। और देखें, लाइफ में तो यूं जाना पड़ता है जे कर्व, जितना यूं जाएंगे उतना यूं जाएंगे ना। तो लोग जाना नहीं चाहते। लोग कहते हैं पाकिस्तान अच्छा है। मैं बिल्कुल अच्छा है भाई, दुबई में बहुत अच्छा है। मतलब मगर मैं पाकिस्तान में भी कौन सा मैं मियां मोहम्मद मंशा हूँ। पाकिस्तान में भी मियां मोहम्मद मंशा साहब हैं जो फोर्ब्स के डॉलर बिलियनर लिस्ट में आते हैं। मैं तो नहीं हूँ, आई एम नॉट एट दैट लेवल। तो वो जो एक एक्सपीरियंस होता है ना हम्बलिंग, अपने आप को इम्प्रूव करने का, आई थिंक आपको इमिग्रेशन से बहुत जल्दी मिल जाता है। अच्छा, बहुत सारे प्रोफेशनल्स बहुत सारा टाइम गुजारने के बाद किसी एक जॉब पे अपना को स्टक पाते हैं, और उनको लगता है कि ना मैं आगे जा पा रहा हूँ ना मैं पीछे, तो ऑप्शन ही नहीं है जाने का। तो उसकी क्या वजह लगती है आपको? पीछे ही तो जाना पड़ता है दोस्त। स्लिंग शॉट देखा है आपने? मैं कहता हूँ मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यूं ही रहूँ। स्लिंग शॉट में क्या होता है, यू हैव टू गो बैक एंड देन इट थ्रोज यू फॉरवर्ड। अब वो भी कम अप विद एक्सक्यूजेस। लाइक मैं अपनी बात करूं तो, नॉट नेमिंग एनीवन एंड मी इंक्लूडिंग, कि यार अब मैं यहाँ सेट हो गया, मेरी यहाँ मुझे गाड़ी मिल गई है फॉर एग्जाम्पल, यार ये मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि इट्स नॉट द बच्चास, इट्स नॉट योर वाइफ, इट्स नॉट योर लिविंग स्टैंडर्ड, या योर संडे नाइट गोल्फ, ओ संडे मॉर्निंग गोल्फ। नहीं, ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि यू आर नॉट विलिंग टू गिव अप दैट लाइफस्टाइल। ऐसा ही है। आगे बढ़ने के लिए यू माइट नीड टू लीव द जॉब, गो इनटू अनदर ज्योग्राफी। या फर्ज करें उसको अंदाजा हो कि यार मुझे अमेरिका जाना है, या मुझे फर्ज करें यूके जाना है, तो मुझे यार हो सकता है कोई मास्टर्स लेना पड़ जाए।
तो पढ़ने के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा तो हम्म। कैरियर तो हो गया ना साइड में। हम्म। तो जब वो ब्रेक लेगा मास्टर्स में, अगर फर्ज करें यूके चला जाता है और यूके में वो एमबीए करने चला जाता है एंड ही हैज द फंड्स मिडिल ईस्ट में उसे सेव किए हुए हैं, उसका फंडिंग है पढ़ने की, तो वो जब वो पढ़ेगा जाके उधर मेहनत करेगा तो वो तो वहाँ डॉर्म रूम में रहेगा। तो वो जो मिडिल ईस्ट की गाड़ियां और फिली की चाय और वो दुबई मॉल के जो महंगे महंगे सूट होते हैं वो सब गए ना, तेल हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एटलीस्ट आई हैव सीन कि हम अपना लाइफस्टाइल क्रीप में घुस जाते। मैं घुसा हूँ इतनी दफा, गाड़ी ऐसी हो, कपड़े ऐसे हो, यहाँ नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा। सो ये इमिग्रेशन से नहीं, सारी चीजें ना वो आपके सिस्टम से निकल जाती है। हम्म। अच्छा, हम अपने अकाउंटेंट्स को देखते हैं। अब तो बहरहाल ये ट्रेंड चेंज हो रहा है कि काफ़ी फाइनेंस के लोग बिजनेस में आ रहे हैं और एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, जो कि एक अगेन एक ट्रेंड चेंज हो रहा है। अमूमी तौर पे प्रोफेशनल्स अपनी हाई एंड जॉब्स नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि अगेन एज एन अकाउंटेंट उनके जहन के अंदर एक चीज़ फिट थी, जो उनको रिस्क एनालिसिस वो करते थे, तो उनको लगता था रिस्क बहुत है, तो ये जो हम लाइफ जी रहे हैं ये एकदम जा सकती है और हम बिल्कुल ज़मीन पे आके लग सकते हैं। और फिर थोड़े प्रोफेशन भी थोड़ा जालिम है कि वो, जैसे कि आपने भी तस्करा किया कि जब वापस आते हैं तो बोलते हैं आपने गैप आ गया, ये गैप क्यों किया आपने, और ये गैप की तो सज़ा देंगे हम आपको, अब हम आपको वैसे ट्रीट नहीं करेंगे जैसे आपके कोलीग्स को ट्रीट करते हैं। तो ये भी एक है। तो आपको क्या लगता है ये बिजनेस के जो एक ट्रेंड आया है अब अकाउंटेंट्स के अंदर, मे बी दे आर बिकमिंग मोर बोल्ड और ब्रेव, कि वो अब एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, ये एक अच्छा ट्रेंड है कि हमने रिस्क लेना स्टार्ट कर दिया, या अभी भी ये ट्रेंड बहुत कम है? यार आई हैव बीन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द टेबल, वन ऑफ द अर्लियर पीपल जिन्होंने अपनी ये कैरियर छोड़ के अपने बिजनेसेस किए, एंड आई हैव एंजॉयड इट, बट उसमें मेहनत ज्यादा होती थी इन कंपैरिजन टू 9 to 5। फिर मुझे अंदाजा ये हुआ कि यार यहाँ क्योंकि वर्क रिलेटेड ज्यादा काम होता है तो मुझे जॉब करनी पड़ेगी। सो जो नए लोग आ रहे हैं, अगर वो बिजनेस किस चीज का करेंगे, दैट इज माई बिगेस्ट कंसर्न। अब फर्ज करें कि मैं आज मेरे कुछ दोस्त हैं हु आर वेरी कार पीपल, सो आई नो अ पर्सन हु वाज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर इन द मिडिल ईस्ट, उनकी बहुत बड़ा कार रिपेयर शोरूम है कनाडा में, उनसे मेरी दोस्ती है। मैंने बोला यार आप ने, कहता यार आई डिड नॉट एंजॉय फाइनेंशियल कंट्रोलिंग, और गाड़ियों का मुझे क्रेज था बचपन से। यार जब मैं कनाडा आया तो वही बात है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड थी, तो कहता आई रियलाइज कि यार यहाँ मैं अपना शौक पूरा कर सकता हूँ गाड़ियों का, और बिजनेस करना था कोई, क्योंकि आपको बिजनेस इमिग्रेशन चाहिए थी। सो बिजनेस के अंदर ये एडवांटेज होता है कि हो सकता है यू आर टोटली अनरिलेटेड टू योर एक्चुअल डोमेन एक्सपर्टीज, और आप वो भी कर रहे हो सक्सेसफुली। दे हैव अ वेरी गुड रनिंग रिपेयर शोरूम, रिपेयर वर्कशॉप, और आई थिंक वो क्या एक दिन में कमाते होंगे जो सीपीए वहाँ महीने में कमाता है। वो गाड़ी को यूं छूते भी हैं तो कुछ ना कुछ पैसे बन जाते हैं ना। सही। सो इट डिपेंड्स, तो बिजनेस कौन सा कर, हाँ, मेरा ये बिजनेस के सवाल अंदर है। एक और फैक्ट भी तो है कि हम, वही बात है कि जो अच्छा हो जाता है उसका सब तस्करा करते हैं, जो डूब जाता है वो समंदर की गहराई में जाके बैठ जाता है, कोई उसकी बात नहीं करता। तो जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की या बिजनेस की बात करते हैं तो 95% फेलियर रेट होता है, या शायद इससे भी ज़्यादा होता, और 5 to 10% लोग हैं जो कामयाब बन के उभरते हैं। अच्छा पता है, तो इसमें एक चीज है, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, फेलियर और सक्सेस क्या है। गूगल के जो, आई थिंक आई एम मिस कोटिंग, आप चेक कर लीजिएगा, एक सीईओ का यही है कि द प्रॉब्लम विद फेलियर एंड द गुड थिंग इज कि यू नेवर फेल फुली। आपने कहा यार मैंने एक दुकान खोली, बंद हो गई, और मैं उससे 10 चीजें सीख के उठाऊं जो मुझे एक एमबीए डिग्री $2 लाख में सिखाती भाई। तो कभी फेलियर को आप अगर व्यू डिफरेंट तरीके से करेंगे ना, तो आई थिंक यू कैन डू बेटर बिजनेस। मेरा एक अपना नहीं, ये तो एक, ओपिनियन। हाँ ये तो एग्जैक्टली फैक्ट है, बट रिस्क लेने की काबिलियत है, और कुछ ऐसी एजुकेशन का भी शायद इफेक्ट है अकाउंटेंट्स पे कि वो रिस्क एनालिसिस पहले करते हैं रिस्क लेने से तो वो पैरालाइज कर देता है, वो रिस्क लेता ही नहीं है फिर। असल में बात ये है ना कि मैंने जो नोट किया है कि वी आर लाइक, आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहां जनरेशंस यही काम कर रही हैं, तो उससे सोशल प्रेस्टीज भी अटैच है। और दूसरा ये है कि अगर आप थॉमस पिकेटी का वर्क पढ़ें इनकम इनइक्वालिटी में, तो उसमें ये कहता है कि देयर आर 2 ways ऑफ बेसिकली अर्निंग मनी, जो दुनिया का हर टैक्स कोड बताता है। या तो आप एसेट के ऊपर रिटर्न कमाते हैं, इंटरेस्ट इनकम कमा ली जो कि हराम है, बट यानी या डिविडेंड कमा लें, चलें, विच इज लीगल वे ऑफ मेकिंग मनी, या आप उसकी एप्रिसिएशन से पैसे बनाएंगे। प्रॉपर्टी ली आपने, वो महंगी हो गई, आपने बेच दी, वो कैपिटल गेन आपका हो गया। एक तो ये तरीका है ना एसेट बेस अर्न करना। द सेकंड वे इज अर्निंग थ्रू वेजेस। प्रॉब्लम ये है कि जो आप रिस्क की बात कर रहे हैं, देयर आर 2 एनालिसिस ऑफ रिस्क कि जी डू आई हैव द एपेटाइट टू टेक रिस्क, दैट इज माय पर्सनल एंड विलिंगनेस कि जी मैं खुद एज अ पर्सन कैसा हूँ। डू आई लाइक फेलियर्स, डू आई लाइक कंफर्ट जोन्स, सो दैट इज टोटली अप टू यू। उसके लिए तो ये है कि कोई भी आदमी जो रिस्क नहीं लेता है, दे शुड, इंक्लूडिंग मी, मैं भी इतने रिस्क, क्योंकि द ओल्डर यू गेट the more data you have in your head, the more afraid you are of doing something, right? So उसके लिए होता है कि then you have to analyze yourself कि what are you as a person.
और दूसरी थी कैपेसिटी कि जी फर्ज करें मैं पाकिस्तान में हूँ, आई एम डूइंग अ गुड जॉब, मैं अपनी अकाउंटिंग फर्म खोलना चाहता हूँ, बट मेरा सेविंग रेट ही नहीं है सैलरी का। फर्ज करें मेरी सैलरी एक्स रुपीज है, वो एक्स रुपीज में से मैं 10% सेव कर रहा हूँ, तो मेरे पास रनवे ही नहीं है। मुझे अगर अकाउंटिंग फर्म खोलनी है तो मुझे सुबह शाम तक मीटिंग करनी है, ऑफिस लेना है, चाय के कुछ पैसे चाहिए, क्लाइंटों के पास जाना है, तो मेरे पास एक बजट तो हो। तो accountants are also not good at raising money. That's also a big problem कि जी I have an idea and how can I raise money. तो फंड रेजिंग ये स्किल्स अकाउंटेंट की हैं भी नहीं, साफ सीधी सी बात है। ये स्किल्स एक डिफरेंट बिजनेसमैन की हैं जो कि फंड रेज कर सकते हैं। So accountants are unable to raise funds. When they are unable to raise funds, तो हो सकता है वो रिस्क लेना चाह रहा हो। Like I know a lot of people who want to do it, but they don't have the capacity or the financial capacity. Asset based नहीं है ना, like we don't have dividend stocks, we're not investing, income replacement methodologies नहीं करते हम। और साफ सीधी सी बात है, जितनी हमारी स्टाइपेंड होती है वो बेचारी बढ़ जाती है और खर्ची हो जाती है, उसमें हम कितने डालेंगे। अब जैसे अगर आप, सॉरी टू से मुझे एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट अभी याद नहीं है पाकिस्तान में, बट फर्ज करेंगे 20% आप कैपिटल एप्रिसिएशन चाह रहे हैं। लेट्स अज्यूम कि आपने स्टॉक मार्केट में पैसे डाले और आपको 20% रिटर्न आना है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट परसेंटेज, तो वो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेट जैसे मेरी सैलरी आजकल 4 लाख रुपए महीने, विच इज हाफ 50 मिलियन रुपीज या 4.8 मिलियन रुपीज मेरी एनुअल पे है। उसमें से अगर मैं टैक्स डिडक्शन वगैरह निकालूं तो मेरे पास नेट जो आते हैं वो आते होंगे, आई थिंक 35% टैक्स रेट है, और डिडक्शन अगर मैं माइनस कर दूं, जी अब तो बढ़िया है। सेफ टू से दैट, तो अगर आप उसका 65% निकालते हैं तो वो कितना बन जाता है? वो बन जाता है आपका 3.1 मिलियन बन जाता है करीब। सही, 2.5 लाख रुपए। सो आर यू से कि यार आई वांट टू मेक 3.1 मिलियन एनुअली ऑन अ 20% यील्ड, तो व्हिच मींस कि आपका एटलीस्ट 15 मिलियन का एसेट हो, यानी आपका 1.5-2 करोड़ तो 3 करोड़ की आपकी पोर्टफोलियो हो, और वो बहुत हाई परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो हो, तो मैं जाके आई स्टैंड अ चांस ऑफ डूइंग बिजनेस के मेरे पास कुछ ना भी आ रहा हो तो एटलीस्ट आई कैन फोकस ऑन द बिजनेस। बगैर फोकस के बिजनेस होता नहीं। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि रिस्क एक तो लेते नहीं, और जब लेना नहीं है तो प्रिपेयर भी नहीं करते हम। यार ठीक है, मैंने कुछ करना है तो मेरे पास कुछ बैकअप तो हो करने का। अज्यूम ये करते हैं कि नो फैमिली वेल्थ, नो अदर वे ऑफ सपोर्ट, और लाइफस्टाइल क्रीप भी करनी है। सो पीपल हैव टू, और इसके माने ये नहीं कि हर आदमी बिजनेस शुरू कर दे। लाइक यूएस में आई थिंक अभी टेस्ला के जो सीएफओ बने इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वैभव तनेजा, $193 मिलियन उसका पे चेक है उनका लास्ट ईयर का। सही। तो he's a CA from India and he's a CPA from USA। यहाँ फर्म में थे PwC में, फिर सोलर सिटी में चले गए कंट्रोलरशिप में, फिर आई थिंक वहाँ चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर रहे या टेस्ला में रहे, एंड देन ही गॉट प्रमोटेड टू द CFO जब CFO चला गया। तो लास्ट ईयर आप गूगल आउट कर ले, 193 मिलियन का पे चेक बहुत बड़ी चीज होती है। तो ही इज नॉट डूइंग बिजनेस। ठीक है, इलॉन मस्क को आप देखेंगे तो वो 800 बिलियन पे बैठा हुआ है, बट ये कि $200 मिलियन भी आपको आने जाने के अगर पैसे मिल रहे हैं तो क्या बुरा। तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी बिजनेस करे, बट यस यू आर राइट कि रिस्क की कैपेसिटी हमारे प्रोफेशन में है भी नहीं, और एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है जिसको हम सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट बताना भी नहीं चाहते कि यार मैं वेज डिपेंडेंट हूँ। वेज डिपेंडेंसी अगर वो आप माइनस कर देंगे तो मेरे पास तो ये 6 महीने का रनवे नहीं है, तो आप उसमें फिर आप इवेल्युएट करते हैं लोग, यार मेरे अम्मा अब्बा हैं, मेरे घर के खर्चे हैं, बिजली का बिल है, फलाना है, ढमकाना है, ये प्रैक्टिकली मैं इसको करूंगा कैसे? तो लोग कहते हैं यार मैं रिस्क नहीं ले रहा। तो वो देयर कैपेसिटी नहीं है एक्चुअली, द एबिलिटी कि कैन आई टेक रिस्क, डू आई हैव द फाइनेंशियल मींस एंड द मेंटल कि यार आई एम नॉट अ रिस्क टेकर। यूएस में आप देखेंगे कि देयर आर एग्जीक्यूटिव्स, और कनाडा में भी, हु नेवर डू अ जॉब बिजनेस बट देयर पे चेक्स आर 20 मिलियन, 30 मिलियन, 50 मिलियन, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट एट रनिंग बिजनेसेस एंड मैनेजिंग स्टॉक्स प्राइसेस। सो वो है ना पिक योर पॉइजन वाली बात है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री विद यू कि अच्छी चीज है अगर आप बिजनेस कर सकते हैं, मगर बिजनेस की डोमेन नॉलेज क्या होगी? तो ये मेरा आपसे भी सवाल है, बिजनेस किस चीज का करे अकाउंटेंट? हाँ, ये तो वैसे है, बट बहुत सारे जो अकाउंटेंट्स हमारे आए हैं अभी बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी फील्ड सुनी है जो इनको उन्होंने पढ़ा नहीं है। मैंने तो एक अकाउंट सुने तो आइसक्रीम पार्लर रन कर रहे हैं, सो इट कुड बी एनीथिंग जो वो रन कर सके। नहीं, अच्छी बात है। देखिए वही बात है ना कि इफ, और बहुत अच्छा काम है रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजिंग, इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री ग्लोबली, आई थिंक ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। हॉस्पिटैलिटी तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि दोनों चीजें ना आदमी को अपना पता होना चाहिए पहले, जो उसको I think लगता है that कि is वो no. कर सकता है। या फिर जैसे कि आपने अभी क्या कहते हैं मिसाल दी कार शोरूम वाली या वो वर्कशॉप वाली, सो इफ़ ही बिलीव्स कि वो कर सकते हैं तो उन्होंने किया। एंड ही इज वेरी गुड एट इट।
एक्चुअली। हम्म तो उनके पैनल तो में सीपीए भी होगा, सब होगा जो उनकी चीजें देख रहा होगा। सो यू आर राइट। तो अगर कोई अच्छा नॉवल आइडिया है एंड यू आर एक्चुअली टेक्निकली साउंड इन इट, आपको आइडिया है हाउ टू रन इट, तो बिल्कुल करें, करना चाहिए। और जो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको तो जॉब करनी ही नहीं चाहिए, उसको या तो एक्सप्लोर करना चाहिए पहले। बट अगेन आगे कहना बहुत आसान है, मैंने खुद जॉब की है इतने साल, क्योंकि फाइनेंशियल कैपेसिटी भी होती है आदमी की और मेंटल कैपेसिटी भी होती है कि यार इतनी मेहनत की मैंने 5-6 साल, फिर जीरो हो जाओ। वो सारे सवाल आपने अपने आप से पूछने बिफोर यू डेल्व इनटू अ बिजनेस सही डोमेन। अच्छा, आपने दोनों फाइनेंशियल सिस्टम्स को बड़े करीब से देखा है, पाकिस्तान का भी और नॉर्थ अमेरिका का भी। सो क्या सिमिलैरिटीज देखते हैं और क्या डिफरेंसेस देखते हैं? टैक्स रिजीम डिफरेंट है, बट टैक्स दोनों जगह है। The way it operates is a little different, but it's there. पाकिस्तान के अंदर what I realized, वहाँ पर टैक्स लेते हैं तो लगता भी होगा, यहाँ लगता भी नहीं ना, ये भी तो मसला। ये एक डिबेटेबल पॉइंट है अगर आप नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे, क्योंकि टैक्स की जो कलेक्शन जरूर होती है, और लगता भी है, ऐसा नहीं है कि रोड्स में नहीं लग रहा, इसमें नहीं लग रहा, बट देयर आर अ लॉट ऑफ एरियाज जहाँ प्रॉपर्टी टैक्सेस डिफरेंट होते हैं। यानी सिर्फ देयर इज नॉट जस्ट वन टाइप ऑफ टैक्स ना इधर। सो जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्मली टैक्स लगे हर एरिया में। लाइक अगर एरिया वेल्दी एरिया, उसके प्रॉपर्टी टैक्स हायर है तो उसकी डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी होगी, उसके स्कूल ज्यादा अच्छी होगी, उसकी फंडिंग ज्यादा अच्छी होगी। तो डिस्पैरिटी यहाँ भी बहुत है, एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि यहाँ एक स्टैंडर्ड लेवल है। कनाडा में फिर भी सोशल नेट बहुत अच्छा है, बट ओवरऑल इनकम लेवल्स जो है ना कनाडा के, वो बिकॉज ऑफ दिस डिस्पैरिटी एक्विवेलेंस करने के लिए थोड़े से कम होते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम सिमिलर है दोनों जगह। देखिए हमारा भी सिस्टम तो गोरे का ही सिस्टम है ना, लाइक इट्स अ कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो एग्जैक्ट सिस्टम तो नहीं है, मगर यहाँ बिजनेस फ्रेंडलीनेस बहुत है। लाइक दे आर मोर इंक्लाइंड एंड encourage यू टू बी अ बिजनेसमैन rather than do a job. इनके जो और दुनिया के हर टैक्स सिस्टम, पाकिस्तान में भी यही है कि जी if you are a company you will get reliefs and rebates and everything. So very similar but easier to do and very less corruption. सही। अच्छा, पाकिस्तान की जो स्ट्रगल है वो तो बहुत लंबी नहीं है, 70 साल की है, ज़ाहिर सी बात है। ये यूएस तो काफ़ी वक्त से 200+ साल की हिस्ट्री हो गई है उनकी। एक यंग इकनॉमी में आप क्या एक मेन फैक्टर देखते हैं कि अगर ये मसला हल कर दिया जाए सिस्टम के अंदर तो हल हो सकते हैं बहुत सारे मामला? देखिए आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, so I cannot comment on the economy, but business friendliness तो चले पाकिस्तान encourage कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान की इंटरनल मैट्रिक्स जो है वो भी इम्प्रूव कर रहे हैं। प्रॉब्लम इज कि आपकी मोबिलिटी का इशू है कि आपके पास कितनी कंपनीज आना चाहती हैं। इफ यू आर मोर ओपन एंड इफ यू आर मोर ऑन द ट्रेड एंड अगर आप काम करें, जैसे इंडिया डज एक्सीडिंगली वेल इन दिस, देयर इज नो कंपनी जो यहाँ हो वहां ना हो। तो बंदे ने वहां 2 साल काम किया और ट्रांसफर लेके इधर आ गए। अब जब आप इधर आएंगे तो आप बोलेंगे अच्छा यार आप उधर ही इसका बैक ऑफिस भी खोल लें। तो वो जो है ना मोबिलिटी का, आई थिंक मोबिलिटी पे पाकिस्तान को काम करना बहुत जरूरी है। लार्ज स्केल कॉर्पोरेशंस जो है ना उनकी लार्ज स्केल प्रेजेंस हो, सही उससे आई थिंक बहुत चीजें लर्न करता है आदमी। अच्छा, बिजनेस के अंदर जैसे कि बिजनेस फ्रेंडली होना है, ठीक है। अच्छा, बिजनेस फ्रेंडली एक बड़ी कहते हैं टर्म है, ब्रॉड टर्म है। तो बिजनेस फ्रेंडली के अंदर क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान में नहीं है और यूएस के अंदर है? मैं कोई इस्लामिक फाइनेंस का एडवाइजर नहीं हूँ, खुद भी अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ, मेरी गाड़ी भी लीज पे है एंड एवरीथिंग फाइनेंस्ड है। सो मैं भी इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम को यूज करता हूँ यहाँ। तो ये कहना कि जी मैं कोई बहुत साफ सुथरा आदमी हूँ इस मामले में, ये नहीं है। बट बारिंग दैट दी एक्सेस टू क्रेडिट, अगर आपको इधर आना है बिजनेस करने और आपका आइडिया वायबल है और आप उनको ट्रैक रिकॉर्ड दिखा देते हैं इन योर बैंक स्टेटमेंट, यू कैन गेट एक्सेस टू फंडिंग, वर्किंग कैपिटल लोन्स, लाइंस ऑफ क्रेडिट, बिजनेस क्रेडिट कार्ड्स। कि जी आपको बिजनेस की गाड़ी चलाने के लिए ऑब्वियसली रेवेन्यू होना चाहिए, वरना तो वो तो बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो वो बिजनेस की गाड़ी चलाने के लिए दे वेरी ओपन टू गिव यू क्रेडिट। तो पाकिस्तान में क्रेडिट नहीं मिलता, तो आप क्या करते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली से रेस करते हैं। सो दैट इज आई थिंक अ वेरी बिग थिंग, कैपिटल फॉर्मेशन और कैपिटल एलोकेशन जो है ना टू एवरी पर्सन हु वांट्स टू डू अ बिजनेस, यहाँ बहुत अच्छी है। लाइक आप इफ यू वांट टू डू अ बिजनेस एंड इफ यू हैव द राइट बिजनेस which has the right metrics, तो you can get very good credit. आपको बिजनेस पे क्रेडिट नहीं मिल रहा, आपको पर्सनल क्रेडिट मिल जाएगा। पर्सनल क्रेडिट की एक्सेसिबिलिटी हाई है। अब वो आपकी मर्जी है कि आप उसको किस तरह से यूज करें। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ओपनली क्रेडिट मिल जाता है। अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि जिसके पास नेट एसेट होते हैं, सिक्योर्ड लेंडिंग मिलती है आपको ज्यादा अच्छी। सही। अब वो नेट एसेट होने के लिए जनरेशनल वेल्थ होनी चाहिए, जिसको हम सेठिया निजाम बोलते हैं। तो शायद जनरेशनल वेल्थ को शायद फाइनेंसिंग की नीड भी नहीं होती। नहीं, फाइनेंसिंग की नीड हो भी, चलें फर्ज कर रेज्यूम करें है, अवल तो नहीं होता। डैडीज मनी इज रन आउट
फॉर वॉट एवर रीजन ना, तो उसको एटलीस्ट उस पे ना कोलेटरल रख सकता है बैंक के पास कि यार ये सिक्योर्ड लोन मुझे दे दो। सिक्योर करने के लिए एसेट अगर नहीं है तो आप कैसे ग्रो करोगे? कैश फ्लो बेस्ड लैंडिंग कम है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमें प्रोपेल कर सकता है टू द नेक्स्ट लेवल, एक्सेस टू क्रेडिट। सही। अच्छा, यूएस के अंदर तो सबसे करीब से ये एडॉप्शन हो रही है, फाइनेंस सिस्टम की ये एडॉप्शन हो रही है। सॉरी, मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगा। फर्ज करें आपके दोस्त हैं जो सीए की फील्ड से, उनका आइसक्रीम पार्लर है। अब कल वो प्रपोजल बनाते हैं, यार मुझे 20 और खोलने हैं, कराची है, गर्मी बहुत है, आइसक्रीम चलेगी। जितनी लोकेशन खोलोगे, बहुत बुरी आइसक्रीम हुई तो नहीं चलेगी, वरना इतनी गर्मी में आदमी को आइसक्रीम खाने का दिल चाहता है। दैट्स अ कंज्यूमर बिहेवियर। और अगर आपकी अच्छी आइसक्रीम है, रीजनेबली प्राइस्ड है, तो फैमिलीज विल कम। रात में भी आएंगी, दोपहर में भी लोग आएंगे, लंच टाइम पे भी आएंगे। तो उसने कहा कि यार मुझे एक आइसक्रीम पार्लर ना आइए चुंदरीगढ़ रोड पे खोलना है। ठीक है, वो उसकी टाइमिंग क्या होगी? यार उसकी टाइमिंग होगी 12 से 5, जब लंच टाइम हो। यार एक आइसक्रीम का जो है लोकेशन मुझे बोर्ड बेसन पे खोलनी है, और एक मुझे जो है ना लकी वन मॉल में खोलनी है। अब उसने फर्ज करें 20 लोकेशन दे दी, उसको वो फंडिंग कैसे मिलेगी? क्योंकि उसकी लोकेशन तो पिवट एक आइडिया है, क्योंकि वो बोलेगा ना यार मुझे आदमी रखना है, मुझे मैनेजमेंट टीम रखनी पड़ेगी। अब ऑर्गेनिकली वो ग्रो करेगा तो वो क्या करेगा? वो 3 साल में एक लोकेशन खोलेगी। अगर उसके पास बिजनेस का स्ट्रक्चर है, स्केल अप करने का, फंडिंग है, एडवाइजरी है, तो वो बहुत जल्दी ऊपर आएगा। ये चीज यहाँ बहुत है जो मैंने देखी है, वहां नहीं है। होगी, आई एम श्योर पाकिस्तान में है, बट इतनी स्केल में नहीं है कि आम आदमी की हो। क्लासेस डिफरेंसेस बहुत हैं कि कुछ लोगों के पास एक्सेस है फंडिंग का, कुछ लोग करते आ रहे हैं एंड दे नो हाउ टू द गेम इज प्लेड, मगर जनरली जो गैप है वो वाइड हो जाता है। फिर वो एक लोकेशन से उसके खर्चे पूरे नहीं होते फर्ज करें, तो वो फिर परेशान हो जाता है कि यार मैंने ग्रो करना है मगर मेरे पास कैपिटल नहीं आ रहा। तो ये कैपिटल अगर कहीं से फ्लो हो जाए ना, तो आई थिंक दैट कैन डू अ लॉट ऑफ ग्रोथ। सही। अच्छा, एआई, अब एआई की अडॉप्शन यूएस जैसी कंट्रीज़ के अंदर बहुत क्लोजली हो रही है। मल्टीपल ऑपरेटर्स बड़ा क्लोजली काम कर रहे हैं। अच्छा, फाइनेंस के अंदर हो रही है, बिग फोर अडॉप्ट कर रही हैं, और चाहे स्टाफ कट भी आ रहा है जो ऑब्जर्व किया जा रहा है, सिर्फ कहते हैं आईटी में नहीं, फाइनेंस के अंदर भी। तो एआई अडॉप्शन को कैसे देखते हैं और उस पर उसका इफेक्ट अकाउंटेंट्स पे कैसे देखते हैं? मैंने अभी तक जो देखा है एआई, मैं खुद बहुत यूज करता हूँ, तो मुझे ये अंदाजा हुआ है कि जो काम में 2 आदमी चाहिए होते थे वो अब 1 आदमी कर सकता है। ईमेल लिखना, सीनियर मैनेजमेंट को ईमेल लिखनी है, पहले वो लिखने में आधा घंटा लगता था मुझे। उसको लिखूंगा, फिर कॉफी का कप पीऊंगा, फिर उसको रिव्यू करूंगा, फिर माइक्रोसॉफ्ट एडिटर में देखूंगा कि कोई ग्रामर, क्योंकि आपको आगे भेजनी है ईमेल, आड़ी टेढ़ी बात तो नहीं लिख दी ये ना, वरना बंदे ही बोलते हैं ना, बोर्ड बोलेगा क्या लिख दिया तुमने, सीईओ बोलेगा ये क्या कह रहे हो, बात कर रहे हो। तो वो सारी चीजें, वो टाइम शॉर्टन हो गया चैट जीपीटी और इन सब फ्री सर्विसेज की वजह से। तो पहला तो ये कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, मगर अगर आप स्ट्रेटेजिक लीडर हैं, यू हैव टू नो व्हाट टू आस्क टू द बॉट ना, तो उसकी वैल्यू अभी भी है। सो इफ यू आर मोर ऑन द स्ट्रेटेजिक साइड, आई थिंक एआई एडॉप्शन के साथ यू कैन बिकम अ बेटर लीडर फाइनेंस में भी। और जहां तक बात स्किल्स की आ रही है, तो आई एम नॉट अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, मगर ये कि डेटा साइंस, एआई में जरूर आदमी एटलीस्ट डेटा साइंस में जरूर एक मास्टर्स बनता है नए स्टूडेंट के लिए, कि डेटा साइंस में, जैसे कि KSBL का बहुत है, बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम है, देयर अदर प्रोग्राम्स, उसमें हो गई है कि आपकी जो कंप्यूटर चलाने की जो स्किल है और डेटा को एनालाइज करने की स्किल है, आपको ऑलरेडी टेक्निकल नॉलेज है, IFRS क्या है, अकाउंटेंट को पता है कि यार IFRS क्या होता है, फलाना क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है। मगर उसने कहा कि यार मुझे फर्ज करें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मुझे मार्जिन निकालने हैं डेली, ठीक है, तो या वो क्या होगा आजकल कि हम एटलीस्ट, मैं तो पुराना बुढ़ा आदमी हूँ, तो हम क्या करते थे कि जो CSV डाउनलोड करते थे एक्सेल की, फिर उसको फिल्टर किया, उसको खूबसूरत किया, फिर उसमें से डेटा निकाला, फिर उसमें से पिवट टेबल लगा लोगे किया, फिर उसमें से फिल्टर करके हमने पॉइंट दिया। बट ये आप रियल टाइम नहीं कर सकते। अब आपके क्योंकि ई-कॉमर्स चल रहा है, आप कितनी दफा डाउनलोड करोगे, चेक करोगे। तो अगर आपको पाइथन आती है, आपको SQL आती है, तो आप बहुत सारे रियल टाइम APIs बना सकते हो। बहुत सारे चार्ट अकाउंटेंट हैं जिस पे काम कर रहे हैं, पावर BI पे, स्प्रे वगैरह, दे वेरी गुड एट इट, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ डेटा। आई थिंक AI ने तो खैर उसको भी पीछे छोड़ देना है अभी, तो ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को आप अपस्किल करें। सही। अच्छा, जैसे कि आपने अभी तस्करा किया कि 2 बंदों का काम 1 बंदा करने लगा है, और शायद 3 बंदों का काम 1 बंदा करने लगा हो, इससे क्या देखते हैं कि मार्केट श्रिंक होगी, शायद अकाउंटेंट्स की नीड्स आने वाले टाइम में कम होगी? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की मुझे लगता है नीड कम हो जाएगी, हो गई है ऑलरेडी, क्या होगी, क्योंकि वो पहले से हो चुका है। आई मीन बिफोर AI आपको जैसे क्विक बुक्स है, आपकी बैंक फी डायरेक्ट लिंक कर देता है। आपने करना क्या है, आपने ट्रांजैक्शन एंटर थोड़ी करनी है, आपने उसको मैच करना है, और मैक्सिमम वो आपको कैश रजिस्टर दे देगा, उसको आप CSV में डालो, इंपोर्ट डेटा तो ढक। तो इवन बिफोर AI आई डोंट थिंक सो कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग लेवल पे आपको इतनी नीड की जरूरत है। वंस यू हैव अ टेम्पलेट सेटअप कि यार ये एक्सपेंस इधर जाता है, अगर महीने में 50 एक्सपेंस आ रहे हैं, उसमें से 2 नए आए, वो आप क्लाइंट से पूछ लो,
यार ये क्या था। बाकी तो आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो। सो इवन बिफोर एआई आई डोंट थिंक सो कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और हार्डकोर अकाउंटिंग की आपको जरूरत है। आई थिंक व्हाट ऑर्गेनाइजेशंस मोर लुक नाउ इज द इनसाइट, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपने 6 साल या चार्ट अकाउंटेंट हैं, आईसीएमए हैं, एसीसीए हैं, यानी आपने जो फाइनल लेवल्स में पढ़े हैं, आपने वहाँ थोड़ी पढ़ा है कि जी डेबिट क्रेडिट क्या होता है, कौन सा फाइनल लेवल का पेपर किसी भी प्रोफेशन में उठा लें वो तो होता ही है कि जी इसका इम्पैक्ट बताओ, सही बात है। ये इशू है, इसको समझाओ क्या करना है। सो इफ वी फोकस मोर ऑन दैट जो आपको ऑलरेडी आता है, आई डोंट थिंक सो यू आर गोइंग एनीवेयर। हाँ, अगर आप उसको ये बोलेंगे कि सर मैंने IFRS 15 में ऐसा खूबसूरत डिस्क्लोजर बनाया है, ये वो फलाना, तो वो बोलेगा यार ये तो मैं चैट जीपीटी से पूछ लूंगा, या मैं अपने फर्म के पार्टनर को कॉल कर लूंगा जो हमारा ऑडिटर है, वो समझा देगा, आपकी जरूरत नहीं है मुझे। वैल्यू एडिशन पे ज्यादा काम होगा कि ज्यादा उस पे वैल्यू ज्यादा ऐड आप कर काम सकते हैं। करें तो आए थे, और आपको आता है वो, लाइक इट इज पार्ट ऑफ एनी प्रोफेशनल लेवल एग्जाम। ऐसा ही ऐसा ही। अच्छा, आज की इस नशस्त में मुझे तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू। थैंक यू फॉर योर टाइम।